गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल का नाम है सुरेश फिजिक्स आरा और मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह। तो हम क्लास 10th का पार्ट चैप्टर 1 लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने इंट्रोडक्शन बहुत किए, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चैप्टर का नाम नहीं है, सॉरी, नाम है चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने देखा क्या होता है। व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट गेट कोलाइड विद द सरफेस एंड रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। जिस मीडियम से आई हो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम लोग रेगुलर इरेगुलर करके दो देखे थे रिफ्लेक्शन के टाइप्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ मतलब रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा उसके कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? कुछ नियम होते हैं। हम लोग को दो नियम जानने हैं, दो नियम में लगभग सब कवर हो जाएगा। तो नियम क्या है? तो जैसे हम आपको याद दिला दे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये एक प्लेन सरफेस होता था, प्लेन सरफेस होता था जिसको हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस पर ये इंसिडेंट रे आती थी। क्या थी? इंसिडेंट रे। आने वाली को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते थे दोस्त? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और क्या करते थे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर एक हम परपेंडिकुलर खींचते थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर खींचते थे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री पर हो। अब इस परपेंडिकुलर के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती थी उसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते थे दोस्त? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको बोलते थे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दोस्त उतना ही एंगल से रे रिफ्लेक्ट करती है। इसी को हम लोग लॉ बोलते हैं कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। इसको बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इतना, और इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, तो इतना हमने देख चुका था पिछले क्लासों में, यानी पिछले लेक्चरों में हमने देखा है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, उन्हीं को आज हमको देखना है। तो बेसिकली दोस्तों इसके दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। तो एक नियम ये होता है कि ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, जो हमेशा से बोलते आए हैं। और एक नियम होता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों क्या होते हैं दोस्त? एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन कहने का अर्थ है कि जैसे यहाँ चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये इंसिडेंट रे आई, फिर यहां से टकरा के वापस गई ऐसे, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन मतलब यानी तीनों के ऐसे आप प्लेन ड्रॉ कीजिएगा, प्लेन ड्रॉ कीजिएगा तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को टच करेगा। क्या करेगा?
तीनों को टच करेगा, ना कि दो को। एक मिनट, यहाँ कुछ मिल जाए हमको, फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपको हम बताते हैं। तो क्या होगा कि तीनों को टच करेगा, जैसे ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये दोनों को टच किया और रिफ्लेक्टेड रे उधर चला गया, उसको टच नहीं करेगा तो ये एक प्लेन में नहीं हुए। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वो दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे, पर ये छूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक ना, तीनों इन सेम प्लेन होना चाहिए, ये पहला नियम। और दूसरा नियम, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे। एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन रेगुलर हो या इरेगुलर। ओके, इरेगुलर होने के लिए क्या, सरफेस रफ होता था, ना कि लॉ फेल होता था। लॉ हमेशा वैलिड है रिफ्लेक्शन के लिए, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, ये हमारा दूसरा लॉ है। तो आइए इनको लिख लिया जाए। हमारा पहला लॉ है, तो पहला लॉ में लिखिएगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। तो लिखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल drawn at point of incidence and reflected ray all three lies in same plane। क्या दोस्त, सेम प्लेन। इंसिडेंट रे लिखिए इसको, इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया गया वो नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन में होने हैं, तीनों एक ही प्लेन में, यानी कि इधर से ये आया और इधर से ये गया और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने मिरर पे ये टॉर्च जलाया तो ये टॉर्च की लाइट ऐसे आपको दिखती है, लाइट वैसे तो नहीं दिखती, जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो दिखते हैं इस तरह से और फिर इस तरह से दिखते हैं, तो दोनों एक ही प्लेन में। यदि ये रे जो जा रहा है उसके सामने ठीक खड़े हो जाइएगा तो दूसरा रे छिप जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, छिप जाना चाहिए, यानी कि ये रे ऐसे गया और दूसरा रे इधर या फिर इधर चला जा रहा है, तो ये सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। सेम प्लेन इसी को बोलते हैं। एक को देखिए बाकी दो छिप जाए तो समझिए सेम प्लेन में है। एक को देखिए और इधर से देखिए या फिर इधर से एक को देखिए तो बाकी दोनों छिप जाने चाहिए इसके पीछे, आपको केवल एक ही नजर आएगा। तो इस केस में बोलिएगा दोस्त कि ये जो है सेम प्लेन में है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसका नियम यही है कि ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा नियम दोस्त, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमेशा होते हैं। ओके, तो रूल 2 में लिखिएगा 2 नंबर, एंगल ऑफ एक चीज याद आया, जैसे इसको हम वेक्टर के मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। उसी प्रकार इस चीज को जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है, पहला रूल लॉ, उसको भी आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में, जो आपकी 12th में आपको लिखाया जाएगा इसको। और वेक्टर आपको 11th में इन डिटेल पढ़ना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यू कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इंसिडेंट रे का आई
क्रॉस कराइए किसी के साथ, नॉर्मल के साथ कराइए UN, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको डॉट करा दीजिए रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन से, तो आपको 0 मिलेगा। इस प्रकार से भी आप इसको दिखा सकते हैं। ये आपको अभी जानना जरूरी नहीं है कैसे ये क्रॉस क्या है सर, ये तो मल्टीप्लाई है, आप क्रॉस डॉट ये सब क्या बोल रहे हैं। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन भी 2 प्रकार के हो जाएंगे आगे चल के आपको 11th में। वही वेक्टर के लिए हमारे जो सामान्य अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है 2 + 2 4 ही आएंगे, लेकिन इस केस में आप देखिएगा 2 + 2 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा। वेक्टर जब पढ़िएगा आपको 11th में हम पढ़ाएंगे तो उससे आप देखिएगा। अभी बस लिख लीजिए आपको ये 11th में वेक्टर पढ़ना है, और 12th में जाइएगा तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा डिफ्लेक्शन वाला। वैसे तो इससे भी अच्छा अच्छा आपको 11th में क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो ऐसा होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। रूल 2, रूल 2 में लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है दोस्त? ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ऑलवेज यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस चीज को आपको याद रखना है, ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं जिनको याद रखने हैं। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो लॉ कितना आपने समझा अभी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, पहले इजी देते हैं आपको, ये इंसिडेंट रे और ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। तो बताइए एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री है तो एंगल आर इक्वल टू कितना होगा? वेरी सिंपल, इससे इजी आपको दुनिया में कहीं सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो एंगल आई 30 डिग्री और एंगल आर, आपको जब भी हम कभी सवाल देंगे तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से पहले बनाइएगा, बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। खैर इस वीडियो में तो, इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है तो एंगल आई 30, सो एंगल आर भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। वेरी फनी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक देते हैं, उसको बनाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया हमारा, ये इंसिडेंट रे हो गई। ओके, आपको हम डायग्राम नहीं देते हैं, आप लिख देंगे सीधा स्टेटमेंट, एंगल बिटवीन, सॉरी लाइट कट गया, एंगल बिटवीन दिया एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कितना देते हैं 53 डिग्री। फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। बोला जा रहा है कि एंगल
एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे आप देख सकते हो डायग्राम में, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जानते हो आप, उनके बीच का एंगल है 53 डिग्री। कितना है? 53 डिग्री। तो आपको एंगल आई और एंगल आर निकालना है। एंगल आई और एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालने हैं। तो ट्राई कीजिए इसको। देखिए हो गया होगा ट्राई। एंगल कौन सा दिया है आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं, आप बना सकते हैं इस तरह से। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया, ठीक, नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं, इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन दोनों के बीच में एंगल ये हो गया, इसी को दिया है 53 डिग्री। तो देखो दो चीजें हो सकती हैं, ये सरफेस हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एक ये एंगल है और एक ये, दो एंगल है। ये भी रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में है, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में। तो जब भी एंगल बिटवीन दो वेक्टर या दो सरफेस या कुछ ही बोला जाए तो आपको छोटा वाला को ही लेना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। किसको लेना चाहिए? जब तक कि इन डिटेल उसका नाम ना लिखा जाए, ए ओ सी या ए ओ बी कुछ करके इस तरह से ना लिखा जाए, तो आपको छोटे वाले एंगल को ही कंसीडर करना होता है। तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 53 डिग्री है, तो आपसे आई और आर दोनों पूछ रहा है, तो कैसे निकालिएगा? तो पिछले में आई और आई दिए थे, आर पूछे थे, इस बार अलग से दे दिए। तो कुछ करना नहीं है, हमको पता है ये जो नॉर्मल जो है सरफेस पे परपेंडिकुलर है। क्या है? नॉर्मल जो है सरफेस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री में ये रिफ्लेक्टेड रे 53 इधर हो गया, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस 53, क्या पूरा 90 है, उसमें से ये 53 कवर हो गया, और ये कितना बचा? तो 90 में से 53 घटा दीजिए, उतना ही बचा है। कितना होगा? तो 10 7 और ये 8 3 37 डिग्री। तो ये हमारा 37 डिग्री हो गया। ओके, तो रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मिल गया, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मिल गया कितना का? 37 डिग्री। ओके, और हमको पता है, रूल हमको पता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो एंगल आर यहाँ पे देखिए 37 है, तो एंगल आई भी 37 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। तो देख लीजिए, जिनसे बना नहीं था नोट कर सकते हैं, जो बना लिए थे वेरी वेल, बहुत बढ़िया। ओके, ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और भी जितना सवाल आप बनाइए न्यूमेरिकल आप बुक से करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना? तो नोट कीजिए, इसको करना है तो चलिए।
इसके बाद अब है कि हम लोग को ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगहों पे रख के इमेज बनाना है। क्या बनाना है? इमेज बनाना है मिरर से। मिरर दर्पण के सामने रख के अलग अलग जगह पे यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे तो कैसा फोटो बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, इन सब चीजों को देखना है। तो इन सब चीजों को देखने से पहले मैं चाहूंगा आपको कि कुछ मिरर के बारे में जानकारी दे दें कि मिरर क्या होता है, व्हाट इज मिरर। तो देखिए हो गया मिरर क्या होता है। घर में आप आईना देखते हो, उसी को मिरर बोलते हैं, दर्पण। उसमें आपका फेस दिखाई देता है तो उसको मिरर बोलते हैं। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि डिफाइन मिरर, तो आप क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे? क्लास में क्या होता है, पूछते व्हाट इज मिरर तो बोलता है सर दर्पण, सर दर्पण है, हिंदी बता देता है। बोलो दर्पण क्या है तो सर मिरर है। तो ये बचपना नहीं करना है। तो मिरर किसको बोलेंगे? क्या मिरर शीशा का बना होना चाहिए, जरूरी हो? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। मिरर का मतलब हो गया कि ऐसा सरफेस जो प्लेन हो, स्मूथ हो, चिकना हो और एक तरफ से पॉलिश किया गया हो, पेंट किया गया हो। मिरर में जनरली क्या होता है, हम लोग ग्लास के जो शीशे का मिरर देखते हैं घरों में, उसमें सिल्वर से पेंट किया गया था पीछे से, ठीक ना, कोटेड किया गया था, उसको कोट किया जाता है। तो ऐसे चीज बना हो तो उसको मिरर बोलते हैं। तो सरफेस जैसे हम लोग एकदम स्मूथ टाइल्स वगैरह देखते हैं जिसमें थोड़ा बहुत फेस है, वो भी मिरर का काम कर रहा है। पानी में आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, वो अभी मिरर का काम कर रहा है। और आपको कोई तेल वगैरह हो, उसमें और बढ़िया इमेज बने तो वो भी मिरर है। लेकिन जनरली हम लोग मिरर किसको बोलते हैं, तो ग्लास से बना हुआ। और ग्लास से जो बना होता है, प्लेन स्मूथ सरफेस करके बनाया गया होता है, एक तरफ से पेंट किया गया होता है, एकदम फाइन इमेज बनता है, उसमें एकदम बढ़िया इमेज बनता है। आप देख सकते हैं आपका इमेज जितना आपको डिटेल में चाहिए, बढ़िया एकदम बढ़िया मतलब ब्यूटीफुल नहीं, जो क्लियर व्यू है वो आपके HD कैमरे में जितना नहीं मिलता है उससे अच्छा आपको मिरर में दिखाई दे देता है। तो है ना दोस्त बढ़िया। तो मिरर, हम आइए मिरर के बारे में कुछ जान ले। मिरर क्या होता है? मिरर, MIROR, मिरर। तो मिरर जैसा कि बताया हमने, स्मूथ प्लेन सरफेस होना चाहिए और एक तरफ से पेंट होना चाहिए। तो लिखिएगा ए स्मूथ प्लेन सरफेस विद पॉलिश्ड, एक तरफ पॉलिश होना चाहिए, विद पॉलिश्ड on its one side is called mirror। क्या दोस्त, ऐसा चिकना सरफेस जिसका एक तरफ पॉलिश किया गया हो उसको मिरर बोलेंगे, ठीक है। अब दोस्त मिरर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या होता है, मिरर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैसे आप एक घरों में देखते हो पूरा प्लेन होता है, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। और एक आप सुने होंगे या देखे भी होंगे गाड़ियों में, जैसे बस में चढ़िएगा दोस्त, बस में, तो बस के अंदर जब चढ़िएगा तो ड्राइवर के सामने एक मिरर होता है ऊपर में, इतना बड़ा, उसको देखिएगा, वो थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ ऐसे गोल जैसा दिखता है, कन्वेक्स मिरर है वो। उसको आप देखिएगा, उसमें आपको पूरा बस दिखाई दे देती है, ड्राइवर को पूरा बस दिखाई देती है, कौन पैसेंजर कहाँ बैठा। हम लोगों को मिरर में सब कुछ नहीं दिखाई देता है, लिमिटेड मात्रा, लेकिन उसमें अधिक चीज दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है उसका कारण हम आपको बताएंगे जब इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे।
तो वो एक मिरर होता है। और उसी ड्राइवर के एक बगल में साइड में लगा होता है, जो पीछे देखने का काम आता है। पीछे बसें आ रही होती है, गाड़ियां चल रही होती है, या फिर कोई गया आया, तो पीछे का दृश्य आपको दिखाता है, वो भी एक मिरर होता है। ठीक, वो अवतल होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो अलग अलग मिरर होते हैं, सबका यूज देखना है। तो अब हम मिरर के टाइप्स में लिख लेंगे 3 प्रकार के। मिरर के टाइप में आप लिख लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। पहला हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर, और तीसरा हो गया दोस्त पैराबोलिक मिरर। तो जैसे नाम है उसी प्रकार से प्लेन मिरर जो प्लेन होगा, स्फेरिकल मिरर जो स्फेयर टाइप का होगा। स्फेयर मतलब गोला, बॉल की तरह एक होता है। जब भी आपको हम स्फेयर बनाएंगे, इस तरह से आपको बनाएंगे 2D कि ये स्फेयर है बच्चों। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि स्फेयर ऐसे गोल सर्कल होता है, इससे एक सेंटर होता है, रेडियस r होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्कल है। सर्कल आपको इस तरह से लाइन खींच दिया गया गोल, वही सर्कल होता है। सर्कल आपको कहाँ मिलेंगे दैनिक जीवन में? तो सर्कल आपको दैनिक जीवन में कहीं नहीं मिलेंगे। क्या होगा दोस्त? कहीं नहीं मिलेंगे। ये आपको केवल पेंसिल और कॉपी से बनाए हुए नोटबुक पे ही मिलेंगे सर्कल। इस तरह का चीज आपको दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता है सर्कल, क्योंकि दुनिया में आपको जो भी चीजें मिलने वाली है या दिखने वाली है, सब की सब 3D है। क्या है? 3D है। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, सबका कुछ ना कुछ क्या, चाहे वो कितना ही पतला क्यों ना हो जाए, कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस होगी दोस्त। तो आपको दुनिया में 3D मिलने वाला है। ये चीज आपको केवल बुक्स, नोट यही सब मिलेंगे, कॉपी में मिलेंगे। आप खुद कॉपी में बना सकते हैं, लेकिन स्फीयर आपको बाहर देखने को मिल सकता है। जैसे बॉल, फुटबॉल होता है, वो 3D होता है। टेनिस बॉल, जो भी गोले टाइप का, उसको गोला बोलते हैं हिंदी में, इसको वृत्त बोलते हैं, ना कि हिंदी में इसको बोलते हैं गोल है। गोल मतलब गोला 3D वाला हो जाएगा, और वृत्त मतलब ये 2D वाला सर्कल। तो सर्कल आपको कहीं दिखाई देता है तो आप मत सोच लीजिए ये गोल है। तो गोल नहीं, गोल का मतलब 3D, बॉल हो गया, गोला हो गया। तो इस चीज को ध्यान में देना है। लेकिन बेसिकली हम लोग गलती करते रहते हैं और कोई टोकता बोलता भी नहीं है। ठीक है? तो स्फीयर का मतलब होता है गोला, गोला तो चारों तरफ से फुटबॉल के जैसा। अब वैसे चीज को लाकर जो कांच से बना हो, शीशा से, उसको आप काट दीजिए और इसको हटाइए। तो जो कटा हुआ पीस बचेगा वो इस तरह से बचेगा, कटोरी के जैसा। आप कटोरी घर में देखते हैं, उसके जैसा बचेगा। वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब यह हो गया कि ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर के पार्ट से बना हो। क्या हो? जो किसी स्फीयर के पार्ट से बना हो, उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और ये पैराबोलिक मिरर क्या हो गया दोस्त? स्फेरिकल मिरर समझे, जो स्फीयर के पार्ट से बना हो। और ये पैराबोलिक मिरर वो होता है जो स्फीयर गोल नहीं होता है, तो अंडे आकार का होता है, इलिप्टिकल होता है, चपटा होता है, इस तरह का, जो अंडे के पार्ट से काट के बनाया जाए। तो इस तरह से मिरर बनेंगे। इसमें से काटिए आप, तो देखिए ऐसा निकलेगा। इसमें से आप काटिए तो ये थोड़ा देखिए, इसमें 2 सेंटर फोकस बोलते हैं, फोकल पॉइंट। इसमें एक सेंटर होता है। ठीक? तो ऐसा जब हो तो उसको पैराबोलिक मिरर बोलते हैं। जो किसी अंडाकार शीशा से काट कर बनाया गया हो, उसको पैराबोलिक मिरर बोलते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के मिरर हमको पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में ये पैराबोलिक मिरर नहीं है, प्लेन मिरर पढ़ना है,
स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। और स्फेरिकल मिरर में भी दो प्रकार है। कैसे दो प्रकार हो जाएंगे दोस्तों, आप देखिए, स्फीयर को आप काट के लाए, इस तरह कटोरी की तरह निकला, शीशा का है। अब इसको बाहर की ओर से पेंट कर दीजिएगा, बाहर की ओर से पेंट कर दीजिएगा तो फेस अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अब ऐसा ही कटा हुआ दूसरा लाइए और उसको अंदर की ओर से पेंट कर दीजिएगा तो फेस बाहर वाले सरफेस पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप स्फेरिकल मिरर में भी दो प्रकार के मिरर बना सकते हैं। कितने? दो प्रकार के। स्फेरिकल मिरर में भी आप दो प्रकार के मिरर बना सकते हैं, नो डाउट। तो इन तीनों मिरर के बारे में इन डिटेल हमको पढ़ना है और फिर इन तीनों दोनों के बारे में पढ़ना है, बताएंगे इसके बारे में भी, लेकिन इन डिटेल इन दोनों को पढ़ना है और इन्हीं दोनों द्वारा इमेज फॉर्मेशन करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ होगा, और फिर कब रियल बनेगा और कब वर्चुअल बनेगा। रियल वर्चुअल क्या होता है सब समझाएंगे। ऑब्जेक्ट भी रियल होते हैं, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कुछ होता नहीं है, बस मान लिया जाता है। उन सब चीजों को हम सिखाएंगे आपके सामने, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई कीजिए ढंग से और बच के रहिए कोरोना से। थैंक यू।